हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? बट मैं हेलो। हाँ जी, वेलकम बैक। हो गया 5-7 मिनट हो गए ना, क्लास खत्म हुए। तो आई थिंक अब आप लोग थोड़ा फ्रेश फील कर रहे होगे, है ना? गैप मिल गया 5-7 मिनट का। तो स्टार्ट करें क्लास, है ना? अभी तक कुछ पूछना है क्या, या आप कंटिन्यू कर दें? आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री हमारा। और ये जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन पे अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ भी रहा है, और अगर आप कुछ इश्यूज जेनरिक जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप उनको भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पेसिफिक, अगर आपको पॉइंट याद नहीं आ पा रहे हैं और आ रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक तो अपन पढ़ने ही वाले हैं, तो ठीक है। बाकी ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में भी देखो, हम उतना डीप में इसमें नहीं जाने वाले हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, हॉर्टिकल्चर में भी जैसे पर्टिकुलर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हॉर्टिकल्चर में, या एनिमल हस्बेंड्री में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस तरीके से करा, वो सब अपने स्कोप के बाहर की चीज है। क्योंकि ये फिर पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी पे चले जाओगे आप, है ना? कि कौन सा ट्रेट इंसर्ट कर रहे हो आप, ट्रेट को किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स आती हैं उसमें, फिर वो बायोटेक्नोलॉजी में चले जाओगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपना जो अप्रोच है वो जेनरिक अप्रोच ही रहेगी इन टॉपिक्स में। जेनरिक अप्रोच कैसी, इशू सॉल्यूशन। अब इश्यूज में भी टेक्नोलॉजिकल, तो वो टेक्नोलॉजिकल ही है। भाई मशीन, जैसे मशीन को मॉडर्नाइज करो, आप कौन सी मशीन को मॉडर्नाइज करो इसमें अपन नहीं जाओ, बिकॉज सभी कुछ आउटडेटेड है। और 17 अलग अलग तरह की मशीन यूज हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नई मशीन आ रही है, तो फिर वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है चीज। इसमें ये कर सकते हो कि कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अगर कोई एक आध मशीन आपको दिख गई तो वो लिख देना, नो प्रॉब्लम। बट नहीं भी लिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, कल यही मैंने बताया था, इज द साइंस और ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, टेकिंग केयर एंड ब्रीडिंग। तो देखो, आप याद रखना, कई बार लोगों को लगता है एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ आपको ना एनिमल्स से दूध निकालना है या एनिमल्स को बेच नहीं है, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री। बट आप ये देखो, एनिमल की जो ब्रीडिंग होती है वो भी एक एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है? और एनिमल्स का ध्यान रखना उसके लिए, वो भी इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ओके, there are primarily four types of animal husbandry procedure to consider depending on the type of animal। ठीक है, कौन कौन सी चार टाइप की है? कैटल रियरिंग, कैटल रियरिंग मतलब वही आपका काऊ और बफेलो, इस टाइप की जो और एनिमल्स है, उनको, उनके साथ उनकी देखभाल करना, या उनके साथ एनिमल हस्बेंड्री करना। ठीक है, सेकंड हो गया आपका पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है? पोल्ट्री वही क्या, मुर्गी, मुर्गे मुर्गी पालना, ठीक है? पोल्ट्री फार्मिंग, फिर बी कीपिंग। देखो आप, बी कीपिंग एक बहुत अलग साइंस हो गई, है ना? एक इतना स्पेसिफिक है ये कि अपन अलग से देख रहे हैं बी कीपिंग को। और फिशरीज, ठीक है, फिश फार्मिंग। तो ये चार ब्रांचेस हो गई आपकी एनिमल हस्बेंड्री की, चारों को एक एक करके अपन देखेंगे, चारों को एक एक करके देखेंगे, उनके थोड़े बहुत फीचर्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांटेज देखेंगे, ठीक है? फिर इश्यूज
इकट्ठे जेनरिक इश्यूज है वो इकट्ठे देखेंगे हम, ठीक है, और फिर उनके जो सॉल्यूशन है वो इकट्ठे देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन स्टैटिक अराउंड 8 to 10% ऑफ जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब जो मध्य प्रदेश का जीडीपी है उसमें एनिमल हस्बेंड्री का जीडीपी कितना आ रहा है? 8 से, पर ये भी एक सिग्निफिकेंट है भाई, 8 से 10% इज अ गुड नंबर, राइट? बट इसी के आसपास रह रहा है। तो अब ये देखो आप, रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एग्रीकल्चर, रोल की अगर आप बात करोगे तो फिर वही वाली बातें हैं। मतलब यहां पर आपको क्या लगता है क्या लिखा होगा? रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एग्रीकल्चर, बताओ आप, सोचो। पहली बात तो जीडीपी अपन ने डाटा ही देख लिया कि एक, भाई 8 से 10% ऑफ जीडीपी एमपी के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एग्रीकल्चरल जीडीपी, जैसे अगर एग्रीकल्चर जो है वो एमपी के जीडीपी में पिछली बार 45% करा था, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इस साल 38% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 38% है। तो एग्रीकल्चर का करीब करीब 1/3 कंट्रीब्यूशन एनिमल हस्बेंड्री से आ रहा है, आ रहा है ना। तो एक एग्रीकल्चर की, आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर का जो जीडीपी आप देख रहे हो, तो अगर आपको कहीं ये शब्द मिल जाए कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज, तो उसमें फिर आप एनिमल हस्बेंड्री और ये आपका हॉर्टिकल्चर सब कुछ इंक्लूड कर लेते हो। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है एग्रीकल्चर का वो एनिमल हस्बेंड्री से भी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो पुरानी स्लाइड से अपन ने ये वाला पॉइंट अपन ने डिड्यूस करा है, मतलब जो डाटा था उससे अपन ने मीनिंग यही निकाला, इससे यही निकला ना। तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एमपी के लिए एनिमल हस्बेंड्री भी, ठीक है। फिर दूसरा रोल, वही जेनरिक पॉइंट उठा के लिखने, अब आपको जेनरिक पॉइंट जैसे कि फार्मर्स की जो इनकम है उसमें मदद करता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी का काम करता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का काम करता है। फूड सिक्योरिटी कैसे? वही फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब जैसे एग्स है, अगर आप एग या मिल्क है, एग और मिल्क के प्रोडक्ट है, हनी है, दे आर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। मिल्क एंड एग आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मीट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के पर्पज से होगा कि आपको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। दूसरा फूड सिक्योरिटी भी है, बिकॉज मीट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फूड। तो इस टाइप से ये इनका रोल हो रहा है। तो एक ये सिग्निफिकेंट पार्ट जो एग्रीकल्चर है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो, डेयरी प्रोडक्ट producing animals like cow, sheep and goats are the major source of milk and milk products including butter, cheese, yogurt, cottage etc. ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री का रोल अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री ह्यूमन वेलफेयर, तो एक ये हो गया। दूसरा, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग चिकन, गोट, डक, पिग्स, बफेलोज आर यूज्ड फॉर देयर मीट बिकॉज ऑफ देयर हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसको ना आप लोग बस एक काम ये करना, क्या होता है ना, मैं आप लोगों को एडिशनल थोड़ी चीजें लिखवा रहा हूँ इसमें, देखा होगा, क्योंकि स्लाइड बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद भी ना इतनी सारी चीजें छूट जा, मतलब देना छूट जाती है इसमें, या ऑर्गेनाइज करना ना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्लाइड्स को। तो अब आप लोग ना इसको डिस्क्राइब कैसे करो, कुछ पॉइंट्स लिखो इसमें। जैसे एक्टिविटीज में आप ये डालो, जैसे अगर मैंने बात करा, एक तो मैंने बोला जीडीपी में जरूरी है, फिर आप फूड सिक्योरिटी की बात करना सेकंड पॉइंट में, फूड सिक्योरिटी, और इसमें पॉइंट लिखना आप फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इसको अलग अलग अपन और डाइसेक्ट कर रहे हैं, इन्हीं रोल को अपन डाइसेक्ट कर रहे हैं। डाइसेक्ट मतलब, डाइसेक्ट समझते हो? डाइसेक्ट मतलब टुकड़े कर करके उसके अंदर देख रहे हैं अपन। तो इन पॉइंट्स को अपन ने और हेडिंग में क्या डाला, फूड सिक्योरिटी की हेडिंग में डाला अपन ने, ठीक है। फिर आपने क्या डाला, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी डाला। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी में फिर आप वही पोल्ट्री और मीट इंडस्ट्री के बारे में बात कर लो, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी आप इसी की बात कर लो, और यहां पर आप ये लिखना, जैसे कि एमपी बीमारू स्टेट में आता है, एमपी में आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है। ये वाली चीज अपन दोबारा आएंगे किसमें, जब अपन डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे, या जो एचआरडी वाले जो टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले टॉपिक है, वहां पर अपन माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। तो माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी में भी एमपी बहुत आगे है। अपन मतलब झंडा लेके आगे चलते, फ्लैग पोस्ट टाइप की रहती है अपनी, इतनी खराब स्थिति है। तो माल न्यूरिश चिल्ड्रन एमपी में बहुत ज्यादा है। तो माल न्यूरिश चिल्ड्रन के लिए जैसे कई बार होता है, मिड डे मील में एग को इंक्लूड करने की बात की गई है, तो एग रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर दिए करे लोगों का, जब ये एग की बात हुई कि रिलीजियसली लोगों को लगा गलत है। बट आप ये देखो, जो लोगों ने रिकमेंड करा था उनका
मतलब ये था गवर्नमेंट का यहाँ पर रिकमेंड करने का मिड डे मील स्कीम में कि एग इज अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, और एमपी में बहुत ज्यादा माल न्यूरिश्ड चिल्ड्रन है। माल न्यूरिश्ड में भी क्या है, वेस्टेड है, वेस्टिंग होती है, स्टंटिंग होती है, अगर आपने सुना हो तो। वेस्टिंग और स्टंटिंग दो पैरामीटर है, उसमें से जो सबसे खराब पैरामीटर है वो होता है वेस्टिंग। मतलब अगर ये आपका बच्चा अगर वेस्टिंग वाले, मालन्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप होते हैं, तो अगर वेस्टेड है आपका बच्चा, वेस्टिंग से पीरियड है, तो मतलब वो सीवियरली उसको दिक्कत है, सीवियरली उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कैलोरी डेफिशिएंसी है। उसका एज, उसका जो वेट है, उसका जो वेट है वो एज के हिसाब से नहीं है। वेस्टिंग मतलब क्या होता है, उसका वेट जो है वो उसकी सॉरी वेट जो है उसका हाइट के हिसाब से नहीं है। ठीक है, पता है, पता था ये चीज। वेरी गुड। आंगनवाड़ी गई हो क्या, इसीलिए। हाँ, आंगनवाड़ी कभी आप लोग जाओगे तो वहां ये पैरामीटर देखते हैं। तो वेस्टिंग में क्या हो रहा है, वेट आपका हाइट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू आपका ओवरऑल आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हाइट कब बढ़ती है, जब आपको प्रॉपर कैलोरी और प्रोटीन मिलता है। वेट भी कब बढ़ता है, जब प्रॉपर कैलोरी नहीं मिलती, वो मिलता है। दोनों कम है, अगर ये दोनों ही कम है, वेट भी कम है, हाइट भी कम है आपका, तो वेस्टेड। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत सीवियर फॉर्म है। और एमपी में ना इसके केस ज्यादा है, एमपी के ऑल ओवर इंडिया में वेस्टेड के केस ज्यादा है माल न्यूट्रिशन में भी। तो अब अगर आपको माल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन को केटर करना है, ठीक है, उनको इस माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालना है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के कारण 17 तरीके की अलग प्रॉब्लम है। आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, आप जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने देश की कम रहेगी अगर बच्चे मालन्यूरिश को पोषित रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनका दिमाग डेवलप नहीं होगा, आगे चल के वो अच्छे अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, देश की तरक्की के लिए काम नहीं कर पाएंगे, खुद की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है ना, तो इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको एक आपका क्या है हथियार, वो ये क्या, एनिमल हस्बेंड्री से आप मदद ले सकते हो यहाँ पर। कि यहाँ पर आप फूड सिक्योरिटी की बात करोगे तो ठीक है, फूड सिक्योरिटी तो अलग हो गया कि चलो फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होगा, इतना मिल जाए कि आप भूखे ना मरो। पर क्या सिर्फ जी आप इसीलिए रहो कि भूखे ना मरो, कि आपको पौष्टिक आहार चाहिए। तो इसमें जो जो वेस्टिंग वाला पॉइंट है आपका माल न्यूट्रिशन, वो आपका आएगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में। मतलब हमको फूड सिक्योरिटी तो चाहिए, फूड सिक्योरिटी मतलब मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपका पेट भर जाए। पर सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलेगा ना, कि आलू आलू खा के पेट भर लिया, तो क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर फिर ये लिखना कि जो माल न्यूट्रिश्ड पॉपुलेशन है एमपी की और फॉर इवन इंडिया की, जो कि बढ़ती जा रही है, उसको अगर आपको ओवरकम करना है तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है एनिमल हस्बेंड्री। तो इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो इस टाइप से आप शुरू में ये वाले पॉइंट लिखना, रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एमपी इकोनॉमी, या रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एमपी एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद फिर आप जेनरिक पॉइंट पे आना। ये वाले पॉइंट ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अब आप ये बोलोगे कि यार चलो न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी इकोनॉमी में कैसे आ गई। तो कहने की बात ये है यार कि देखो ये इकोनॉमी में क्यों नहीं आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो इकोनॉमी, मतलब ये नहीं होता सिर्फ पैसा पैसा पैसा। भाई कैपिटल जो रहती है वो अलग अलग टाइप की कैपिटल होती है। एक तो मनी कैपिटल होती है आपकी, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो, और तीसरा ह्यूमन कैपिटल भी तो होती है। ह्यूमन कैपिटल क्या इकोनॉमी का पार्ट नहीं है? ऑल्दो हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, बट ह्यूमन कैपिटल का जीडीपी को इम्पैक्ट नहीं करती है, करती है ना ह्यूमन कैपिटल। कैसे, समझ लो अब एमपी में लिटरेट लोग ही नहीं होंगे, तो क्या पढ़ी लिखी एक्टिविटी करेंगे, लिटरेसी इज अ ह्यूमन कैपिटल। तो अब अगर वो कोई वैल्यूएबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो जीडीपी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इट हैज अ इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, दिस पॉइंट डू हैव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो अगर कोई इस तरीके से पूछ ले कि भाई फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात आप इकोनॉमी में क्यों कर रहे हो, तो इकोनॉमी में नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। ओके उसके बाद फिर आप ये जेनरिक पॉइंट लिखो जो आ रहे हैं फिर, कि भाई फार्मर्स की इनकम के लिए भी जरूरी है, और फिर ये सब बातें जो यहाँ लिखी हैं। ओके, लाइफ स्टॉक इज यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आगे चल के लिखना क्यों वीड को कंट्रोल करने के लिए आप इनको तोड़ के आप चरने दे दो इनको, या कुछ एनिमल्स रहते हैं जो फसल ना खा के वीड्स खा लेते हैं। ओके, as the dry shrubs that are prone to fire are eaten up by various animals,
This reduces the risk and harm that can be faced with unprecedented situation. So it is important for land management. Okay, कुछ नहीं है तो वीडिसाइड मैनेजमेंट में भी काम आ रहा है आपका, ठीक है. फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है. वुल एंड लेदर आर फाइबर, are the fiber byproduct from animals like sheep and camels. When these animals are reared in vast number, the production can be obtained largely too. मतलब वही जो आप लेदर इंडस्ट्री है जैसे, तो लेदर इंडस्ट्री भी देखो आप, एमपी की एक बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्री, पता है आपको. तो लेदर इंडस्ट्रीज भी किसके थ्रू चल रही है? एनिमल हस्बेंड्री का ये कंट्रीब्यूशन है ना, कि लेदर मतलब क्या है? चमड़ी. चमड़ी क्या, आप एनिमल्स की चमड़ी, तो आप जैसे यूजुअली आप जो चमड़े के बेल्ट पर्स वगैरह रख रहे हो, तो इनडायरेक्ट वो डायरेक्टली वो एनिमल स्किन है. अब आपको ये नहीं पता कि वो गाय की चमड़ी से बना है या सुअर की चमड़ी से बना है या किसी और एनिमल की चमड़ी से बना है, ठीक है. तो एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू, यहाँ एमपी से काफी लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं. और the importance of animal husbandry also lies in the fact that excreta, bones and bloods of animal can also be used as manure or fertilizer, ठीक है. This can be spread on the fields to enhance crop yield. तो और इसके अलावा एनिमल्स आर हेल्पफुल फॉर प्लॉइंग फील्ड, बैल, ठीक है, हल चलाएगा. उसके अलावा मिलिट्री फंक्शंस एंड ट्रांसपोर्टिंग. मिलिट्री फंक्शन क्या होगा एनिमल्स का? क्यों एनिमल्स का मिलिट्री फंक्शन? हाँ, डॉग्स, वेरी गुड. घोड़े अब तो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है. एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हॉर्स, याक, डोंकी, ठीक है. अब आ जाओ टाइप्स ऑफ एनिमल फार्मिंग. तो मतलब एक ओवरव्यू मिल गया कि सिग्निफिकेंस है एनिमल हस्बेंड्री का, जीडीपी में भी, इकोनॉमी में भी, एज इन जनरल सोसाइटी में भी. मतलब एनिमल हस्बेंड्री इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो इस टाइप से भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी which aspects which impact the various aspects of life or which have the influence on various aspects of life. Okay, from income to the food security to the nutritional security. इस टाइप से आप स्टेटमेंट लिखना. हाँ, मिल्क भी आएगा. मिल्क कैन बी ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन मिड डे मील स्कीम, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. एक शब्द है, ज्यादा हो जाएगा बट कभी मन करे तो पढ़ लेना, न्यूट्री पजल्स. क्या ये ईयर है मिलेट्स का? अब एमपीपीएससी तो नहीं, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं बता रहा हूँ. न्यूट्री पजल्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपको तो नहीं पूछा जाएगा बट कभी मन करे तो इन्फॉर्मेशन के लिए देखना, न्यूट्री पजल्स. ओके, इंडिया इज फेसिंग दिस डायलेमा ऑफ न्यूट्री पजल्स. एंगस डेटन साहब ने बोला, आई थिंक एंगस डेटन नहीं, हाँ एंगस डेटन ने ये टर्म कॉइन किया, न्यूट्री पजल्स. कभी टाइम मिले तो देखना, अदरवाइज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर मन करे तो, बाकी आपके काम का नहीं है. पर हाँ, इससे आपको और चीजें समझ में आएंगी, न्यूट्री पजल्स क्या चल रहा है. ही इज अ नोबेल प्राइज विनर, आई थिंक एंगस डेटन के ये न्यूट्री पजल. एनिमल हस्बेंड्री में आप आ जाओ, पोल्ट्री फार्मिंग. पहला जो एक्टिविटी अपन ने देखी थी पोल्ट्री फार्मिंग, ये देखो, ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दैट इन्वॉल्व्स रेजिंग डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, ठीक है. दैट इंक्लूड्स चिकन्स, टर्की, डक्स एंड geese फॉर प्रोड्यूसिंग मीट एंड एग्स फॉर फूड, ठीक है. तो दिस इज पोल्ट्री फार्मिंग. आप ये देखो, जैसे आप अगर आपको कोई फीचर्स बोले, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये फीचर्स हैं. क्या है पोल्ट्री फार्मिंग के फीचर्स हो गए? पहली ये डेफिनेशन हो गई पोल्ट्री फार्मिंग की, ठीक है. फीचर्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग: large farming is done large farming is done for poultry in a disease free environment to obtain healthy and nutrition food for them. एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कितनी जगह, वो बात अलग है, बट यूजुअली तो ऐसी कंडीशन में पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है कि एनिमल्स को डिसीज फ्री रखा जाए. बट इन रियलिटी पता क्या होता है? इन रियलिटी ये करा जाता है कि इन जो एनिमल्स है उनकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हो सकता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वगैरह दिए जाए, या हार्मोनल इंजेक्शन लगा लगा के उनकी फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है आर्टिफिशियली, ठीक है. जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए. Maintaining sanitation and hygiene is important during poultry farming as animals and birds engage in producing a lot of body waste material.
उसके अलावा एक तो एक ये पॉइंट है, जेनरिक सा पॉइंट है, फीसेस को आप यूज कर सकते हो मैन्योर फर्टिलाइजर बनाने में उनकी, अदरवाइज कुछ नहीं है। एडवांटेज देख लो पोल्ट्री फार्मिंग के। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो क्या है, इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि एक फार्म चाहिए आपको, वहां थोड़ी बहुत मुर्गियां चाहिए, उनके लिए खाना चाहिए और स्टार्ट हो जाओ। इवन अपने बैकयार्ड में भी काफी लोग हैं जो अपने बैकयार्ड में मुर्गी पालते हैं, देखा? टर्की नहीं देखी होगी आपने, इंडिया में टर्की कोई पाल रहा है वो मुर्गी तो देखी होगी। तो लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा सुनो, और इसमें ना इससे ज्यादा आप लोग, मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि जब तक ये स्लाइड्स याद ना हो ना आपको, इससे ज्यादा रिसर्च मत करना इन सब में। ये स्लाइड्स के बाद जब ये अच्छे से तैयार हो जाए फिर आप कुछ रिसर्च करो। हाँ ऐसा होगा कि आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ पढ़ा, कुछ ऐसा पॉइंट मिल गया आपको जो आपको लग रहा है यहाँ डालना है, वो तो आपको करनी है कि उस पॉइंट को उठा के यहाँ रख लो। बट ऐसा नहीं है कि पर्पसफुली सिर्फ टॉपिक आप जबरदस्ती को उठा के पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ भी रहा है एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, तो इससे ज्यादा कितना लिखोगे यार? 3 नंबर या 5 नंबर में ही आएगा वो। 11 नंबर में कोई नहीं पूछने वाला, कोई पागल ही होगा जो एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग 11 नंबर में पूछेगा। बी कीपिंग एक अलग चीज हो जाएगी, वो भी कुछ और भी पूछा होगा बी कीपिंग के साथ 11 नंबर में। सिंगल बी कीपिंग को भी 11 नंबर में क्या करोगे पूछ के? हम्म आपको पूरा एक होलिस्टिक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा 11 नंबर में। ठीक है, कैन डू पॉलिटी फार्मिंग इन स्मॉल एरियाज, हाई रिटर्न, लेस मेंटेनेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड गेट इजीली बैंक लोन्स। अब तो गवर्नमेंट इसमें बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। इवन ये वाला प्रोविजन भी लेकर आ रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से आप इसके लिए भी लोन निकाल सकते हो। किसान क्रेडिट कार्ड अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी इशू करना स्टार्ट करा है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ये करना है, सपोज सपोज इससे ज्यादा ही कोई आपको खींचतान के इससे ज्यादा ही पूछ लिया 11 नंबर में, तो आप क्या करोगे? इन पॉइंट्स को इलाबोरेट कर देना, सिंपल। अगर कोई फैक्ट याद आ जाए, कोई डाटा, तो इन पॉइंट में लिख देना, अदर या इलाबोरेट कर देना, हो गया आपका काम। अब आ जाओ डेयरी फार्मिंग पे, ये इंपॉर्टेंट है। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेयरी फार्मिंग पे आते भी हैं। और इट इज अ क्लास ऑफ एग्रीकल्चर वेयर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो क्या है डेयरी फार्मिंग? मतलब लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टेक प्लेस दैट लीड्स टू सेल्स आफ्टर इट्स। यहां पर इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? सेल कब करते हैं अपन दूध की? आफ्टर इट प्रोसेसिंग, तभी तो वो डेयरी है भाई। मतलब क्या कर रहे हो आप? इसको आपने उबाला, दूध को, दूध में से आपने घी निकाल लिया, ठीक है, उससे चीज बना ली, उससे पनीर बना लिया, ठीक है, दही बना लिया, और उसके बाद डबल पॉस्चराइजेशन करा, सिंगल पॉस्चराइजेशन, डबल पॉस्चराइजेशन करके आपने मिल्क ही बेच दिया। तो इतनी सारे प्रोडक्ट बनाया आपने, तो प्रोसेसिंग हो गई ना। तो दिस इज डेयरी फार्मिंग। ऐसा नहीं है कि जो दूध वाला आपने कहा आपके घर दूध लेके आ रहा है वो डेयरी फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सिंपली दूध लेके निकाल रहा है और लेके आपको दे रहा है, तो इट इज नॉट डेयरी फार्मिंग। बट अगर उससे वो प्रोसेस करके आगे कोई काम करे, देन इट विल बी, कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेयरी फार्मिंग। ठीक है, तो ये देखो, ये फॉरेन कंट्रीज में ऐसे, न्यूजीलैंड में आपने देखो ऑटोमेटिकली दूध निकल जाएगा इस टाइप से, बहुत ऑटोमेट, वो बहुत ऑटोमेटेड है ये वहां फार्मिंग। एक और फैक्ट बताऊं, जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क, मिल्क एंड मीट। वहां एनिमल हस्बेंड्री बहुत डेवलप्ड है अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड में। बट अर्जेंटीना की जो नेशनल टीम है फुटबॉल में, उसको अमूल ने स्पॉन्सर करा सोचो आप, उसका जो अर्जेंटीना का एशियन स्पॉन्सर्स जो थे वो अमूल थे। मतलब वो देखो, क्या बोलेंगे इसको आप, एनोमली बोल सकते हो इसको, या वो बोल सकते हो, एक और शब्द क्या बोलते हैं कि मतलब उनकी खुद की इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड है और उनको सपोर्ट, उनको स्पॉन्सर अमूल कर रहा है, ठीक है। बट सोचो, मतलब अर्जेंटीना की उनकी कंट्री में ऐड आ रही है, सबको लगेगा यार ये क्या है, मतलब अमूल, अमूल क्या है, फिर वो सर्च कर रहे हो कि हाँ भाई अमूल है क्या। ये बड़ी चीज है, मतलब अभी आप देखो अमूल बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे आप अगर डेयरी सेक्टर की बात करो कोऑपरेटिव में, अमूल बहुत आगे आगे रह के स्टेप कर रहा है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू स्पॉन्सर अर्जेंटीना,
जबकि पता थोड़ी था इट इज गोइंग टू विल वर्ल्ड कप। तो आप ये देखो ग्लोबल लेवल पे भी लोग जानने लगेंगे कि हाँ यार अमूल है कुछ। आयरनी, यस, आयरनी, इसको आयरनी बोलोगे आप, सही है, ठीक है। Dairy farming, various products like curd, yogurt, cheese, butter, and cream can be obtained through management of dairy animals like sheep, goats, buffaloes, and cows. So these dairy farming animals are called milch animal. ठीक है। MP has highest number of milch animals in India. एक ही आपका फैक्ट है, जो एनिमल दूध देते हैं सबसे ज्यादा एमपी में है ऑल ओवर इंडिया में। Healthy animals are opted for dairy farming and inspected regularly for their overall well-being, physically as well as mentally. Animals are milked by machine or by hands, preserved well to make it industrially applicable, and that can be used commercially. इंडिया में तो मिल्चिंग जो है, मिल्क वो तो हाथ से होती है, कहाँ आपने देख लिया इंडिया में, इतना बड़ा फार्म ही नहीं मिलेगा आपको कि मशीन लगानी पड़ जाए। बट डेवलप्ड कंट्रीज में जब कमर्शियल लेवल पे वो फार्मिंग करते हैं तो फिर यही करते हैं वो। एडवांटेज ऑफ डेयरी फार्मिंग, वो एनिमल हस्बेंड्री के एडवांटेज चिपका देना, अलग से क्या एडवांटेज लाओगे। एक आध तो जेनरिक वो है, जेनरिक है, एक आध तो दिख गया तो लिख दिए, क्योंकि ये एक्चुअली, और यहाँ पर स्पेसिफिकली इसके लिए भी आप ये समझो कि जो डेयरी फार्मिंग है ना, एमपी की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है डेयरी फार्मिंग। आप देखो जो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सॉरी अमूल के बाद सांची आया अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सांची के बाद आप ये देखना जैसे सुधा अमृत, सुधा अमृत एक है, आई थिंक शिवराज सिंह चौहान का भी उसमें कुछ स्टेक है, सुधा अमृत एक दूध, एक इस टाइप से एक सोसाइटी शुरू हो गई, ठीक है, श्रीधि टाइप से शुरू हो गई। ऐसे कितने सारे स्टार्टअप आते जा रहे हैं दूध के लिए, बहुत सारा प्रोडक्शन आप देखना, तो गांव वालों के लिए एक बहुत अच्छी इनकम का सोर्स बन गया है ये, क्या, डेयरी फार्मिंग से जुड़ना तो एक बहुत अच्छा फॉरवर्ड लिंकेज। और आप इसी को बैकवर्ड लिंकेज में भी लोग जा रहे हैं। क्या होता है, इन लोगों से लोग लोन लेते हैं गाय खरीदने के लिए, कई बार ये सांची आची वाले ये लोग भी ना, जैसे अमूल वाले लोन भी देते हैं कि आप गाय खरीदो फिर आपसे हम दूध भी लेंगे। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज दोनों हो रही है यहाँ से। एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं हो रहा है बट एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि यहाँ से जो अमूल की गाड़ी आएगी तो आप एक सेंटर बना रखे उनने, एक कियोस्क टाइप के, कि यहाँ पर आप दूध कलेक्शन सेंटर है, किसान आएंगे, एक गांव में एक सेंटर बना दिया आपने, किसान अपना सारा दूध लेकर आएंगे उस जगह पर, एक आदमी को दे देंगे, और वो आदमी क्या करेगा, वो फिर गाड़ी आएगी अमूल की, सांची की, जिस भी कंपनी से आपका टाई अप है वहां पर वो दूध दे देगा उनको। तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन गई। अब वो कंपनी आएगी भोपाल भोपाल जहां भी उनके प्रोसेसिंग सेंटर है, वहां पर वो दूध लेकर आएगी, वो प्रोसेस होगा। तो इतने एडवांस व्हीकल्स है वो प्रोसेसिंग के लिए, वो कलेक्शन के लिए इन मिल्क के, कि उनमें मिल्क ना 2-2 3-3 दिन खराब नहीं हो रहा है, जिन ट्रकों में मिल्क आ रहा है कंटेनर्स में, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स है। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो डेयरी फार्मिंग है ना एमपी में काफी तेजी से डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है। और आप ये देखो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं वो डेयरी एक्टिविटी में काफी आगे आ रहे हैं। इवन मतलब अब क्या हो रहा है, आप ये देखो कि जो बड़े बड़े शहर है ना वहां तो डेयरी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। तो इट कैन बी स्टार्ट विथ लो इन्वेस्टमेंट। डेयरी फार्मिंग इज इको फ्रेंडली, एक हद तक इको फ्रेंडली है यार, देखो डेयरी फार्मिंग। अब इसकी ज्यादा बाल की खाल मत निकालने लगना, कुछ लोग आप बोले लगोगे कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सब भी काय की इको फ्रेंडली है, इससे CO2 का ज्यादा इमिशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, एनिमल्स को ज्यादा आप रेयर करोगे, सांस सांस ले रहा है, ऑक्सीजन वो भी ले रहा है, छोड़ेंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन जितना ज्यादा, मीट प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएगा मीट प्रोडक्शन। मीट आया कहां से, क्योंकि एनिमल से आया, तो CO2 प्रोडक्शन बढ़ रहा है इससे। बट ओवरऑल भाई बाकी अगर आप इल इफेक्ट देखोगे जो और इंडस्ट्री वगैरह दे रही है, उन सब से तो इनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत कम है ना, कार्बन फुटप्रिंट उन सब की तुलना में तो बहुत कम है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली बोला। अब ज्यादा मतलब वरना लोग बोलने लगते हैं कि नहीं इको फ्रेंडली कैसे बोल रहा है उसको, तो एक हद तक है क्योंकि अदर इंडस्ट्री से तो कम पॉल्यूटिंग है ना। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ काउ डंग, एक ये क्या है, बायोवेस्ट की तरह भी यूज होता है। काऊ एक ऐसी एनिमल है जिसका हर हर एक प्रोडक्ट काऊ का यूजफुल है, यूरिन, डंग, मिल्क, ठीक है, उसके बाद कारकेस, डेड बॉडी, डेड बॉडी से क्या आप चमड़ी निकाल लेते हो, उसके अलावा मीट तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है, तो आप कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहे हो हर एक प्रोडक्ट को। अब एक्वाटिक क्या, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर उतना ज्यादा मतलब, पिसीकल्चर मतलब कि हाँ एक्वाटिक फार्मिंग, ठीक है,
इंडिया में उतना एमपी में उतना डेवलप नहीं है ये, बट इंडिया लेवल पे अच्छा डेवलप है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट मरीन प्रोडक्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आपको याद है मैंने पढ़ाया था तो एक्वाटिक फार्मिंग इज कॉल्ड पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर और फिश फार्मिंग. It is also one of the major type of animal husbandry which is involved in the rearing of fish and other marine creature. तो देखो एक्वेटिक फार्मिंग में मछली नहीं आएगी सिर्फ, पाउंस, वही झींगे वींगे, केकड़े वेकड़े, ये सब चीजें भी आएंगी, पाउंस, क्रैप्स. ओके, कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड एक्वेटिक फार्मिंग. तो ये देखो, it is raised in controlled water bodies like tank, open nets, cage, ponds. It enables disease free rearing at a fast pace and market available commercial supply. ठीक है, extensive aquaculture ही हो गया. Intensive aquaculture are two types of fish farming where farmer is based on local photosynthetic production and later is based on external supply for aquatic animal. ठीक है. Advantage of fish farming: fame, it is important for प्रोटीन, तो वही न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वही सब आपका आएगा. सेवरल काइंड्स ऑफ फिश है, देयर आर, ठीक है. यू कैन बिगिन फिश फार्मिंग ऑन अ स्मॉल स्केल विद यू नो ऑल डिमांड्स ऑन बैंक. ये क्या लिखा है, बैंक, बैंक है ये, बैंक से आपको लोन भी मिल जाता है इसके लिए, आजकल मैंने लगाया. ठीक है. इन एमपी 4.3 लाख सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन द स्टेट, और 4.3 लाख में से 4.2 लाख पे आपकी क्या हो रही है, फिश प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, जिसमें से जबलपुर नंबर 1 है. ठीक. 24262 2462 कॉर्पोरेट सोसाइटीज है फिशरी के लिए एमपी में, जिसमें से 49 वुमन स्टार्टअप, वुमन सोसाइटीज भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी फिशरी से. ठीक है. और जबलपुर आगे देख लेंगे, जबलपुर नंबर 1 पे है इसमें. बी फार्मिंग, बी फार्मिंग मीन्स एपीकल्चर. क्या हुआ? हाँ, मदर डेयरी. ओके. अच्छा, वर्षा, वर्षा ने बोला था आयरनी वाला. ठीक है. कई कई बार बोलते बोलते शब्द याद नहीं आते हैं कि कहाँ किसको रखना है, जैसे आयरनी डे टू डे लैंग्वेज में तो आप बोल दोगे, बट ऐसे याद ही नहीं आ रहा कि अब क्या बोले इसको. आयरनी, ऐसी सिमिली, मेटाफर, तो अलग अलग शब्द होते हैं ना, सिमिली, मेटाफर. एपीकल्चर मतलब बी फार्मिंग. एपिस मीन्स बी, कल्चर मीन्स फार्मिंग, वही एपीकल्चर. सो इट इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज टू प्रोड्यूस हनी एंड वैक्स. ये ठीक है. हनी के साथ अच्छी चीज ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत है हनी की, और मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है. आयुर्वेद में तो हनी आप देखोगे बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है हनी. ठीक है. तो ये थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लो, हनी क्या करेगा. हीलिंग प्रॉपर्टी तो है ही. ठीक है. अल्सर को रेगुलेट कर, अल्सर में ब्लड शुगर रेगुलेट करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स में. हेलो. हाँ, बताओ क्या हुआ. ठीक है, आई थिंक पढ़ ली होगी स्लाइड. कुछ है नहीं इसमें बताने लायक. ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें समझाने लायक. अब आ जाओ इम्पोर्टेंस. तो इम्पोर्टेंस में भी, इम्पोर्टेंस हो गया, वो भी अपन ने वही ओवरऑल जो पहले डिस्कस करे थे उसके फीचर्स हो गए. इंपॉर्टेंस हो गया इन इंडियन इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर. तो ओवरऑल वही वाली बात है फिर से, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक रेस्ड विद नो पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, इट इज सेफ फॉर वर्कर, कंज्यूमर एंड कम्युनिटी. तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए भी एक ये जरूरी है आपका एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है.
प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पहले ये लिखना। द मेन एंड मोस्ट क्रूशियल एनिमल रोल इज टू प्रोवाइड अ हेल्दी डाइट। सम साइंटिस्ट एंड डॉक्टर एडवाइज ईटिंग मीट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। फार्मिंग देखो, जैसे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, इसका इंपॉर्टेंस एक ये भी है, वही यहाँ पर वही वाली बात लिखना, आप लोग ये सब मत लिखना कचरा वचरा, इसमें आप लोग ये लिखना कि जो फार्मर्स है उनके लिए एक सिक्योरिटी नेट का ये काम करती है एनिमल हस्बेंड्री। ये लिखना आप लोग, कैसा, एग्जैक्ट यही शब्द में लिखना। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी नेट फॉर फार्मर्स, इट एक्ट्स एज अ इंश्योरेंस अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर। एनिमल हस्बेंड्री एक्ट्स एज इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। लिखो इसको, इस टाइप के पॉइंट आप लिखना। क्यों? इट एक्ट्स एट अ सेफ्टी नेट, व्हाई इट एक्ट्स एट अ सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स। ये आपका जो फार्मिंग डेवलपमेंट हो गया, फार्मिंग का जो फार्मिंग में जो फार्मर्स के लिए असिस्टेंस है, उसमें आप ये वाला पॉइंट डालना। क्यों? कभी आपने क्या होगा, कभी अगर आप एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को अगर आप डेवलप करोगे, भाई यूजुअल सी बात है, अगर फार्मर्स इसको अपनाएंगे अलाइड एक्टिविटी जैसे एनिमल हस्बेंड्री को, तो एक एरिया, बहुत बड़े एरिया में आपने क्रॉप लगाए, बहुत छोटे से एरिया में आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। कि भाई यूजुअली होता भी है गाँव में कि खेती भी कर रहा हो, साथ में 2 गाय भी पाल ली, 2 भैंस भी पाल ली। ठीक है। तो अब अगर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो गया, सपोज क्रॉप फेलियर हो भी गया, तो एटलीस्ट यू हैव सम सिक्योरिटी नेट, आपकी इनकम डाइवर्सिफाई हो गई। आपका हमेशा इकोनॉमी में ये बोला जाता है, फाइनेंस में, कि इनकम के सोर्स को डाइवर्सिफाई रखो, किसी भी एक चीज पे डिपेंड मत हो। अपने इंडियन फार्मर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट एट दैट लेवल, उस लेवल की डेवलप नहीं है। वो तो अमूल के आने से फिर भी थोड़ा सा आप एनिमल हस्बेंड्री डेवलप हुई है, उसके पहले तो और दिक्कत थी, या एनिमल हस्बेंड्री थी भी बट डेवलप नहीं थी। मतलब लोग रखते तो थे गाय भैंस, बट उतना साइंटिफिक मैनेजमेंट या उस तरीके से नहीं हो पाता था जैसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल हस्बेंड्री इट एक्ट्स एज अ इंश्योरेंस या सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप फेलियर्स, अगेंस्ट एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो इसीलिए इसको डेवलप करना जरूरी है कि ना सिर्फ ये इनकम बढ़ा रहा है, इनकम तो बढ़ा ही रहा है ये, बट उसके अलावा एक इंश्योरेंस का भी काम कर रहा है, तो ये दोनों चीज कर रहा है एनिमल हस्बेंड्री। तो हम इसलिए और ध्यान देना चाहिए इस पे। तो अगर फार्मिंग को अगर आप ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलप करना चाहते हो, तो उसके साथ अगर ये भी डेवलप हो जाएगा, तो 2 तरह से फार्मर्स को फायदे हो जाएंगे। ठीक है। तो आप देखना आजकल क्या हो रहा है, लोग अपने फार्म में पॉन्ड बना के पिसी कल्चर या एक्वा कल्चर स्टार्ट कर दे रहे हैं, साथ साथ डेयरी सेक्टर में ये वो मिल्क प्रोडक्शन वगैरह में भी लगे हुए हैं। क्योंकि क्या करना है आपको, एक पॉन्ड अगर बन गया तो एक्वा कल्चर स्टार्ट कर दो, साथ साथ 2 गाय तो मिल ही जाती हैं, 2 भैंस 3-4 गाय भैंस लगा लो आप साथ में। ठीक है। ओवरऑल, और अगर कोई और आगे करना चाहे तो उनका जो घर है पीछे तरफ खुला एरिया रहता है, तो वहां हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। छोटे से फार्म में आपने देखा होगा किसान सब्जियां तो उगा ही रहे हैं, ऑल दो कमर्शियल लेवल पे कुछ लोग ना उगाए, पर अपने खाने लायक तो उगाते हैं मैक्सिमम किसान। ठीक है। और साथ साथ कुछ लोग मुर्गी भी पाल लेते हैं। तो अब अगर इसको अगर अपन साइंटिफिकली डेवलप करें, अगर होलिस्टिकली डेवलप करें, तो फिर कितना अच्छा होगा। ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी इकोनॉमी के लिए भी और पर्सनल पर्सपेक्टिव के लिए भी फार्मिंग के। हाँ, अल्टरनेटिव इनकम बोल सकते हैं इसको, या एडिशनल इनकम भी बोल सकते हो आप फार्मर्स की, दोनों बोल सकते हो। ठीक है। तो इससे क्या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। आपकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए होगा क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से फार्मर्स को भी फूड सिक्योरिटी मिलेगी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम मिलेगी उनको, ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम मिलेगी तो वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे। ओके। और ज्यादा खर्च कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, खर्च कहाँ करोगे आप फिर, एजुकेशन में ज्यादा खर्च कर सकते हो आप, मेडिकल फील्ड में अपने जो हेल्थ है उस पर ज्यादा खर्च कर सकते हो आप। ठीक है। इस टाइप से खर्चे भी आप कर सकते हो, ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें, कुछ भी एक अलग से नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020 में बात की गई, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कैन स्टेडीली इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ध्यान देना चालू करा है इस पे। और हाँ, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, जैसे अगर कोई सोशल मीडिया की अगर आपसे बात करता है,
एक सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है, मानते हो? अभी तक अगर या तो कुछ लोग करते हैं बहुत फायदे गिराने लगेंगे या कोई बहुत नुकसान गिराने लगेंगे, और यूजुअली अपन लोग नेगेटिव कोनेशन में लेते हैं सोशल मीडिया को। बट सोशल मीडिया का एक अदर साइड भी है, मतलब दो धारी तलवार है। तो एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड क्या है सोशल मीडिया की, अगर आपको देखना है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है सोशल मीडिया का, तो आप एग्रीकल्चर में देखो। आप ये देखो कितने एग्रीकल्चर में यूट्यूब वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम वीडियोस हैं, जहां पर लोग बता रहे हैं कि आप ऐसे खेती करो, ड्रैगन फ्रूट लगा लो, ये लगा लो, लौकी लगा लो, स्ट्रॉबेरी लगा लो, किस तरीके से आप फसल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो लोग अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस डिटेल में वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। इससे फायदा हो रहा है कि लोगों को। तो सोशल मीडिया का ये बहुत बेनिफिशियल यूज है। और आप ये देखो इससे एनिमल हस्बेंड्री और ओवरऑल एग्रीकल्चर पेनिट्रेट कर रहा है कि नहीं और लोगों में। क्योंकि नए लोग जो स्टार्टअप ले रहे हैं, वो लोगों को बहुत बार आलस आ जाता है कि किसान विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र तक जाने में या एक्सपर्ट से मिलने में। यूट्यूब का क्या है, फटाफट आपने खोला, वहां पर एक्सपर्ट अवेलेबल है, जो लोग एक्चुअली में क्या कंडीशन है बताने के लिए आपको। तो वहां से कितनी हेल्प ले रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मर्स को इससे हेल्प मिल रही है कि नहीं सोशल मीडिया से, यूट्यूब वगैरह से। तो ये क्या इस सोशल मीडिया का भी रोल है ना इसके डेवलपमेंट में इंडिया में। मानोगे नहीं, आप मानते हो कि नहीं? आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो यूट्यूब पे, उन पे कितने सारे व्यूज हैं। मतलब लोग देख ही ना रहे हैं जब व्यूज है तो एडवांटेज तो मिल ही रहा होगा। और उसके अलावा प्रिंट मीडिया का भी काफी रोल है इसको अवेयरनेस फैलाने में। क्यों? क्योंकि प्रिंट मीडिया आए दिन किसानों की सक्सेस स्टोरी पब्लिश कर रहा है। तो सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव रोल आप याद रखना कि हर जगह नेगेटिव नहीं आ रहा है। एक समाज के अच्छी वैल्यूज क्रिएशन में या वेल्थ क्रिएशन में भी सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है, इस टाइप के वीडियोज और इंस्टाग्राम वगैरह से, जहां पर एक पॉजिटिव पुश भी मिलता है लोगों को। कई बार ऐसा लगता है कि फार्मिंग रेम्यूनरेटिव नहीं है, लोगों को ये लगता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार फार्मिंग नहीं करनी है। बट इस टाइप की वीडियो देख के उनको कितना मोटिवेशन मिलता है और एक हिम्मत आती है कि नहीं चलो फिर से एक रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से समझ के। और बहुत लोग फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपना लिंक भी डालते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आओ, हम समझाएंगे आपको कैसे करना है। लोग मतलब एक सोशल वर्क टाइप का भी कर रहे हैं, या बहुत कोई अपने फार्म पे बुलाते हैं लोगों को और बहुत नॉमिनल फीस में उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, सीड प्रोवाइड कराते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं अपने फार्म पे। तो दो दो तरीके से अच्छी चीजें हुई इससे, एक तो लोगों की मदद हो गई और दूसरा जिस किसान ने ये वाला काम करा उसको भी बैक एंड में थोड़ी सी इनकम हो गई। तो ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए एक इंटीग्रेटिंग चीज हो रही है ना, एक हार्मोनी अगर आपके पास ये है इस टाइप की चीजों में। अगर ओवरऑल क्या होगा, किसान की इनकम बढ़ेगी। तो आप एक बात याद रखना, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी ना, तो ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है तो उससे सोशल हार्मोनी भी आती है। और आप ये देखना, ऐसा पाया गया है, लिंक देखना, जब जब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डाउन होगी ना, तो सोशल हार्मोनी भी लोगों में डाउन होगी, सोशल अनरेस्ट बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही है कंट्री की। तो इसका मतलब क्या, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है खराब हो रहा है। तो अब कोई बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उसको खाने पीने की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, परेशान है। तो लोग इसमें ना रिलीजन का सहारा ढूंढते हैं। फिर रिलीजन एक सेफ्टी नेट है लोगों का। लोग रिलीजन का सहारा ढूंढेंगे और लोगों को क्या लगेगा कि एक रिलीजन के कारण दूसरे रिलीजन को दिक्कत आ रही है, एक रिलीजन है जो दूसरे रिलीजन के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, इसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। क्योंकि बहुत इजी एक्सप्लेनेशन हो जाता है। क्या कोई टेक्निकल डिटेल में जाएगा कि नहीं यार फसल बर्बाद हो गई तो उसके कारण अपने ये वाली दिक्कत आई है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें रहती है जिसके कारण, या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा हो रहा है, ट्रेड इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया, ऑयल के रेट बढ़ गए। कोई इन सब चीजों में जाता है क्या, जो सिस्टमिक इश्यूज है? सबसे पहले आप सबसे इजी एक्सप्लेनेशन में जाते हो, जहां आप किसी चीज को जस्टिफाई कर पाओ। एक जो एक मिडिल क्लास नॉर्मल कम पढ़े लिखे लोग हैं, इवन जो कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं, अगर आप एक शॉर्टकट ढूंढना चाहोगे तो सबसे पहले आप क्या, एक रिलीजन आपका जो सेफ्टी नेट है उसकी शरण में आप जाओगे और फिर उसके आप इन्फ्लुएंसेस निकालना चालू कर दोगे कि नहीं यार इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ये वाले रिलीजन के कारण दिक्कत है, इस वाले रिलीजन से हमको दिक्कत है। और फिर वो रिलीजन से बहुत हाइपर एक्सैगरेट हो जाते हैं। तो ये सोशल अनरेस्ट यही तो हो रहा है आपका। किसके कारण हुआ? डायरेक्ट रिलेशन इकोनॉमिक कंडीशन से डेमोक्रेटिक फील्ड में। ठीक है? तो यहाँ पर एक और मल्टीप्लायर इफेक्ट आता ना कि अगर आप ये सब चीजें अगर अच्छी रहेंगी इकोनॉमी में, तो सोशल हार्मोनी भी अच्छी रहेगी। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेशन है। ओके, थैंक यू वर्षा। नहीं देखो, जब ये वाले पॉइंट आपको बैक ऑफ द माइंड रहेंगे ना,
तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि हर चीज में आप रिलीजन को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं, रिलीजन एक इतना बड़ा सेफ्टी नेट है अपना, जैसे मैंने बोला फार्मर्स के लिए एक एनिमल हस्बेंड्री सेफ्टी नेट, आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीजन एक सेफ्टी नेट है, भले ही वो किसी का भी रिलीजन क्यों ना हो, क्योंकि रिलीजन से ही आपको एक आखिरी उम्मीद रहती है। अब कई बार आप मिसगाइड हो जाते हो उसके चक्कर में, कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज इसलिए और डेंजरस हो जाती हैं कि आपकी इकोनॉमिक स्थिति खराब है, आपकी मेंटल स्थिति खराब है, आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो, ऊपर से इस टाइप की न्यूज एग्जैगरेट कर देती हैं चीजों को। तो फिर सबसे पहले लोग इसलिए रिलीजन को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिलीजन क्या करता है, जो सोशल हार्मोनी है उसमें भी रिलीजन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और कई बार इसके कारण जो सोशल हार्मोनी बिगड़ती है वो भी रिलीजन के कारण ही बिगड़ जाती है, और सब कुछ इकोनॉमिक कंडीशन से काफी हद तक जुड़ा हुआ रहता है। आप बताओ, अगर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा होता और अगर इंडिया की स्थिति यूरोप जैसी होती, तो फिर इतना लेवल पे दंगे नहीं भड़क पाते। सभी कुछ अगर सक्षम होते, अमेरिका जैसे अगर हम डेवलप्ड होते हैं, तो पार्टीशन में फिर उतनी दिक्कत नहीं आती। तो एक ये है। और आप याद रखना, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार आपसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं कि यार जैसे रिलीजन के नाम पे दंगे हो गए, तो रिलीजन को हटा दे क्या, या रिलीजन किसी काम का नहीं है। आप एग्री मत करना कभी इस बात से। आप याद रखना, इंडिया, एमपी, कहीं पे भी इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, शायद ये मैंने आपको पहले ही बताया। आपका लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है रिलीजन, याद रखना। अगर रिलीजन लोगों के कंसाइंस को कंट्रोल में रखता है, आपका कंसाइंस, आप कोई चीज गलत करने से पहले 4 बार सोचते क्यों, भगवान या आपके जो भी गॉड है वो देख रहे हैं। हमेशा सबसे बड़ा कंसाइंस कंट्रोल आपका, जो आपके एक्शन को लिमिट कर देता है, वो आपका रिलीजन ही है सबसे पहला। तो अगर लोगों से रिलीजन आपने छीन लिया, हटा दिया, अगर आप रिलीजन को ड्यू सिग्निफिकेंस नहीं दिया, तो फिर भीड़ बेकाबू हो जाएगी। तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है रिलीजन, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। और ये देखो, जब जब इसमें दिक्कत आती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है। राइट्स वाइट्स क्या होता है, जब इस सिस्टम में दिक्कत आई, रिलीजन एज अ इंस्टीट्यूशन में अगर दिक्कत आई, तो चीजें हैं कनेक्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बताते बताते काफी आगे पहुंच जाते हैं यार, बट ठीक है। ऐसा लगता है मुझे कि ये सब चीजें आपको आगे चल के काफी फायदा देंगी। एक बात आप लोग याद रखना, सोशियोलॉजी भी आपको टॉपिक है सिलेबस में। ये सारे पॉइंट ना, सोशियोलॉजी अलग से, फिर आप अगर इन सब चीजों को आप ध्यान में रखोगे ना, तो सोशियोलॉजी फिर एज इट इज अलग से तैयार करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि यही सब बातें सोशियोलॉजी में भी फिर आपको पढ़ोगे या फिर आपको दोबारा से समझनी ही पड़ेंगे सब चीजें। ठीक है, आ जाओ। तो एमपी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिल्क कैटल इन द कंट्री। इसके अलावा हाई लाइव स्टॉक हाईएस्ट एमपी हैज अ सिग्निफिकेंटली हाई लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। कितना, 40.6 मिलियन, विच इज थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। 40 मिलियन मतलब कि 4 करोड़, 4 करोड़ से ज्यादा एनिमल है। ठीक है, इश्यूज विद एनिमल हस्बेंड्री। तो इश्यूज में भी अगर आप आते हो तो फिर वही, पहला क्या, लो प्रोडक्टिविटी। क्योंकि मैंने क्या बोला, एनिमल हस्बेंड्री आपको लग रहा है क्या कि कोई नई चीज है, ये तो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। यूजुअली किसान करते ही हैं कि भाई खेती, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, बट प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लो है। बट एमपी में एक अच्छी चीज ये है कि क्रॉप यील्ड में एमपी क्या है, नेशनल एवरेज से कम है, बट एनिमल हस्बेंड्री की यील्ड में या हॉर्टिकल्चर की यील्ड में अपन नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। करीब करीब 40% के आसपास का जो आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इंडिया का, वो एमपी आ रहा है, एमपी से आ रहा है। तो एक अच्छा पॉइंट क्या है हॉर्टिकल्चर में हमारे पास, ये एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर में, कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, बट फिर भी डिजायरेबल लेवल पर नहीं है, जो आपको एक डिजायरेबल लेवल चाहिए। ये है इशू। द एवरेज एनुअल मिल्क यील्ड ऑफ इंडियन कैटल इज 1172 kg, विच इज अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल एवरेज। सोचो, तो मतलब ग्लोबल एवरेज कितना होगा, 2200 kg।
के आसपास, तो अपना 50% है। तो एमपी का कितना होगा? एमपी का होगा, जैसे नेशनल एवरेज आ रहा है ये 1172, एमपी का होगा 1200 के आसपास, 1200 1250। ठीक है। प्रोवाइडिंग द इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म एनिमल्स इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, इसीलिए। ठीक है। और जैसे इन ये जो डेवलप्ड कंट्री है, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, इस टाइप की जो कंट्रीज है, यहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इन लोगों की। हाई इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू एनिमल डिसीज, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? जैसे कि आपने सुना होगा, अभी पेपर पढ़ना आप लोग, फुट पॉर्न डिसीज, क्या नाम है आपका, फुट एंड माउथ डिसीजेस, ठीक है, ब्रूसिलोसिस। पता चला फुट एंड माउथ डिसीजेस, ठीक है, ये किसी एनिमल को हो गई, इसी कारण आपको स्लॉटर लिटरली मारना पड़ जाता है एनिमल को, क्योंकि इतना भयंकर वायरल डिसीजेस होते हैं और एनिमल को कंटामिनेट कर देंगे। जैसे बर्ड फ्लू, ये सब, ये पर ये वायरल डिसीज, हाँ ये भी एक टाइम पे दिक्कत आई थी आपको, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इस टाइप से चीजों की। तो ये चीजें क्या, ओवरऑल बर्ड फ्लू भी हो रहा है, स्वाइन फ्लू हो रहा है, या फूड एंड माउथ बोर्न डिसीज, अभी इंडिया में ज्यादा ये चल रहा है आपका, फूड एंड माउथ डिसीजेस, ब्रूसिलोसिस, ये ज्यादा है इंडिया में। कुछ कुछ केस एमपी में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ है जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये भी है, बट ये काफी कम हो गया है। तो इस टाइप के डिसीजेस क्या करेंगे, ये इकोनॉमिकली हार्मफुल है ना। अब सोचो जिस फार्मर के कैटल को हो गया ये क्या, लंपी वायरस, हाँ लंपी वायरस, तो अब जिसके फार्मर को हो गया ये, तो फिर वही, और ये वायरल डिसीज है, कोई एंटीबायोटिक से भी सही नहीं होने वाला, तो फिर एक बहुत हाई इकोनॉमिक कॉस्ट आती है आपको। और फिर एक इमोशनल ट्रॉमा भी होता है यार, देखो इमोशनल ट्रॉमा ऐसा कि यार यूजुअली जो एनिमल है वो एक घर का सदस्य बन जाता है, और आपको उसको मारना पड़ रहा है। तेलंगाना तरफ ब्रूसिलोसिस, आई थिंक फुट एंड बोन डिसीजेस तेलंगाना में हुआ था, कि आपको फिर मास में एनिमल्स को स्लॉटर करवाना पड़ गया था, ताकि और पॉपुलेशन को आप बचा सको। द फ्रिक्वेंट आउटब्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, जो स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू है ना, वो इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में आएगा। कंटिन्यू टू अफेक्ट लाइव स्टॉक हेल्थ एंड लोअर्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है। द डिसीज इन लाइफ स्टॉक पोज मेजर इकोनॉमिक बर्डन ऑन फार्मर। So with the improvement in quality of livestock through cross-breeding program, the susceptibility of these livestock to various diseases, including exotic diseases, are increased. ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना कि आजकल जो डिसीजेस जल्दी क्यों पकड़ रहे हैं एनिमल्स को, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन ब्रीड है उसको इंडियन ब्रीड के साथ आप मर्ज करवा रहे हो। तो जो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इस तरीके से जो नई ब्रीड आ रही है ना, वो ज्यादा ससेप्टेबल है इन डिसीजेस से, क्योंकि आपकी जो लोकल डिसीजेस थी, ये डिसीजेस इंडिया में है। अब फॉरेन जो जीन है, फॉरेन जीन इनसे लड़ने के लिए बना नहीं है, तो अब जो इसके जो रिजल्टिंग जो नई ब्रीड आ रही है, इसलिए वो कमजोर पैदा हो रही है। तो इसलिए बोला भी जाता है आपसे कि अपन को कोशिश ये करनी है कि इंडियन ब्रीड्स को अपन बढ़ावा दो, ना कि आप फॉरेन ब्रीड्स को बढ़ावा दो। क्यों? क्योंकि जो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इंडियन जो अपनी मेजर जोग्राफिकल कंडीशंस है, उसके हिसाब से जीन आगे ट्रांसफर होते हैं। तो वो जीन इस तरीके से डिजाइन है कि इन सब चीजों से वो लड़ सके। जैसे इंडियन काऊ है, इंडियन काऊ इतनी रोबस्ट है, काऊ को माता हम वाई वाई, कभी आपने सोचा है वाई वी रेवर काउस, और वाई वी वर्शिप काऊ? क्योंकि काऊ एक ऐसा एनिमल है इंडिया में, इंडिया में जो काऊ की जो इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से जो काऊ हमारे रही है अभी तक की गाय, वो ऐसी है कि सिर्फ एकमात्र ऐसा एनिमल है जो भूखा है उसके बाद भी दूध दे देगा। मतलब कभी ऐसी सूखा भी पड़ गया कि काऊ को आप खाना नहीं मिल पा रहा गाय को, जो हमारी प्रॉपर इंडियन गाय है, तो भूखा रह के भी आपका पेट भर देंगी, वो दूध दे देंगी, और कोई एनिमल ऐसा नहीं कर पाता। तो जब एंशियंट टाइम से आप ये देखो, जब हम हंटिंग पर डिपेंडेंट थे, आदि मानव थे, इंडिया में भी हंटिंग होती थी, जब हम हंटिंग पर डिपेंडेंट थे, लोगों को मार के खाते थे, लोगों को नहीं, एनिमल्स को, सॉरी। तो क्या होता था, हंटिंग के साथ दिक्कत यह है कि आज आप शिकार पे गए, क्या जरूरी है हर दिन शिकार मिलेगा? तो इसके साथ लोग काऊ को भी रखते थे। तो गाय ऐसी है कि यार अगर आपको शिकार नहीं भी मिला ना, तो एटलीस्ट आप उसका दूध पी सकते हो। तो आपको क्या, एक आपका जीने का सहारा है ना वो। तो अगर आपने काऊ को मार दिया, तो फिर इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने काऊ का शिकार कर लिया, तो पहले फिर धीरे धीरे कल के क्या है, सोसाइटी ने रूल बनाए फिर कि काऊ अगर आपके पास है, गाय अगर आपके पास है, आप उसके पास रखे हो अगर आप अपने पास, तो वो आपका एक इमरजेंसी सिचुएशन में काम करेगी ना, जब आपको शिकार नहीं मिला। तो समझ लो किसी ने आपकी गाय को मार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस सोसाइटी, उस फैमिली की आपने सिक्योरिटी पे हमला करा है,
उस फैमिली की आपने जान पे ही हमला करा है, क्यों? क्योंकि काऊ इतनी जरूरी है, समझ रहे हो? तो इसलिए फिर धीरे धीरे इस टाइप के रूल फिर आगे बढ़ते गए, समाज डेवलप होता गया, तो काऊ पूजनी होती गई, क्योंकि भाई वो भूखा रह के भी आपको खाना दे रही है। कुछ भी हो जाए, आपके साथ इतना लगाव हो जाता है कि वो काऊ आपको, गाय आपको पहचाने लेगी। आप एक टच बस रख दो गाय को और आपको फील समझ में आ जाएगा। इतनी घरेलू रहती हैं वो इंडियन ब्रीड्स, इसलिए वो पूजी जाती हैं कि भाई इंसान का मतलब सिद्ध करा है काऊ ने, कि आपको जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमेशा आपके साथ देती है। तो वो फिर प्रथा चली आ रही है एंशियंट टाइम से, तो वो धीरे धीरे अब एकदम रूढ़वादी सोच हो गई पर उसके कारण। ठीक है, आई थिंक कल ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल ये खत्म हो जाएगा, और परसों से कल अगर टाइम मिलेगा तो कल से अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, और अगर कल खत्म नहीं, मतलब कल अगर टाइम नहीं मिला तो फिर परसों से अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी सेक्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर पे आएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं ना। कुछ पूछना है क्या किसी को? इश्यूज कल देखते हैं हम और डिटेल में। अभी कुछ पूछना है क्या? चलो ठीक है, तो ओके गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, गुड नाइट।